वेलकम टू पहल क्लासेज। आई एम प्रदीप IITN। और बेटा इस जो सीरीज में हम चैप्टर 3 के सॉल्यूशंस देख रहे हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम फिर से दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.15 और क्वेश्चन नंबर 3.16 एडिशनल के क्वेश्चन से दोनों। बेटा ध्यान दो, हमेशा क्या करो, पहले आप क्वेश्चन सोल्व करो खुद से, फिर यदि नहीं आ रहा है तो आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है। पहले से डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है हमें, ओके। चलिए, और आपको यदि समझ में आ जाता है देखने के बाद तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर अच्छा समझाया आपने या बेकार समझाया, जैसा भी समझाया आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें हेल्प मिलेगी इंप्रूव करने में, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बेटा आपको बोलता है, मैं पढ़ के बताता हूँ, मेरे पास NCERT ही है। क्वेश्चन नंबर 3.15 आपको कहता है 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट and internal resistance 0.15 ohm 015 are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. What are the current drawn from supply and terminal voltage? मतलब क्या बोला है बेटा कि ऐसे 6 सेल है जिनका EMF 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है और सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा। और इनसे एक आउटर रेजिस्टेंस जोड़ दिया 8.5। तो बताओ हमें कितना करंट होगा और कितना पोटेंशियल आएगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। बेटा सिंपल सा केस है। पहले तो देखो, मान लो यहाँ 0 है और यहाँ V है, तो टर्मिनल वोल्टेज V हो जाएगा। तो चाहे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालो या इनके अक्रॉस, बात सेम है। करें शुरू। तो बेटा कैसे करेंगे इसे, सिंपल तरीका है बेटा, आपकी सारी बैटरी सीधी जुड़ी हुई है तो टोटल E आ जाएगा। E टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 6 दैट इज 12 वोल्ट। टोटल EMF कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सारी सीरीज में है बेटा, सब जुड़ जाएगी। और टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 × 0.015 प्लस 8.5। ये 8.5 भी तो ऐड होगा उनसे, तो ये हो जाएगा कितना, 8.5 प्लस 15 6 जो होता है बेटा 90, तो ये कितना आएगा 0.09। ओके, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 8.59। ये वैल्यू आ गई R टोटल। तो करंट जो आ जाएगा बेटा, करंट की वैल्यू आ जाएगी E टोटल अपॉन R टोटल दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई ये वैल्यू 8.59। बेटा देखो लगभग कितना आ जाता है, 1200 अपॉन इतना। आप सोल्व करोगे तो 800 यदि होता, लेट सपोज 800 होता, तो आता ये 3/2, 4 से डिवाइड हो जाता तो 1.5 के आसपास। बट सिंस ये 800 से बड़ा है, हम अप्रोक्सीमेट देखते तो 1.4 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी इसकी, ठीक है। आ रहा समझ, सही किया, लगभग अप्रोक्स आंसर बोला है बेटा मैंने, एग्जैक्ट आंसर हम देख ही सकते हैं ना, तो फाइंड कर ही सकते हैं कैलकुलेशन करके। अब बताओ जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बेटा V हो जाएगा IR एंड दैट इज इक्वल टू 1.4 × 8.5। तो बेटा इसको सोल्व करके जो भी आंसर आ रहा है वो आपका कितना हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। चाहे सोल्व करके देख लो अप्रोक्सीमेशन में ही। 14 5 जा 70 और 14 8 जा कितना हो जाए 112, 1112, तो 1112 और 7 119, ठीक है। और 2 पॉइंट छोड़ के लगा देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 11.9 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात भी है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम है तो उसका ड्रॉप बहुत ही कम होने वाला है। तो इस तरह बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सिंपली ER निकाल के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट थोड़ा अच्छा है, वो थोड़ा एनालिटिकल और थ्योरेटिकल है। उसने क्या बोला, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन EMF ऑफ 1.9 वोल्ट। तो बेटा सेकेंडरी सेल है, काफी देर उसे यूज किया और उसका EMF हो गया 1.9 ओम। अब आपसे पूछ रहा है और उस समय पे उसका रेजिस्टेंस इतना है, तो बताओ मैक्सिमम करंट कितना आएगा। और फिर बोल रहा है बेटा Could the cell drive the starting motor of a car? कि क्या इस सेल से हम मोटर की कार की मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटा करंट निकालते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, ओके। चलिए, तो करंट निकालना है और हमें पता चल जाएगा। बेटा सिंपल सी बात है, I max कितना हो जाएगा, I max हो जाएगा E/R, ठीक है। केवल इससे निकलने वाला करंट जो होगा वही I max होगा, आगे जाके ड्रॉप जो होगा वो तो अलग है। तो 1.9, तो इसको 19 कर देता हूं अपॉन 380 और 1 0 और आएगा नीचे, ठीक है, सॉरी। अब देखो बेटा 19 से 2 टाइम्स कट गया, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं 5 × 10⁻³ एम्पियर। आप सोल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन दिख रही है, चलो अच्छी बात।
तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली ये भी बोल सकते हैं 5 मिली एम्पियर। तो बेटा करंट आ गया 5 मिली एम्पियर के बराबर। अब आप बोलेंगे सर करंट तो 5 मिली एम्पियर आ गया, क्या ये ड्राइव कर सकता है मोटर को? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सोच के देखो बेटा, कार का मोटर को काफी हेवी पावर चाहिए, काफी अच्छी करंट वैल्यू चाहिए। ये तो इतना छोटा करंट है, नॉर्मल चीज को भी न चला पाए। 5 मिली एम्पियर बेटा इज अ वेरी स्मॉल करंट। इवन हमारे मोबाइल के चार्जर, बैटरी, ये सेल बैटरी आती है बेटा, उनके पोटेंशियल, उनकी वैल्यू इससे ज्यादा होती है करंट प्रोवाइडिंग कैपेसिटी। तो ये तो बहुत ही खत्म हो चुका सेल है, एकदम गया काम से। इसको तो जबरदस्ती कोई काम में ले रहा होगा तो ले रहा होगा। तो आप क्या बोल देंगे कि दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इट विल नॉट बी एबल टू डू दिस। वेरी स्मॉल विल नॉट डिराइव, क्या पूछा है हमसे? ड्राइव कर सकते हैं क्या? विल नॉट ड्राइव कार मोटर, तो नहीं कर सकते बेटा। सिंपल सी बात है, बहुत छोटी वैल्यू है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट हुए। पहला आपका सेल कॉम्बिनेशन की बेसिस पे था, आप कह सकते हैं, उसको हमने सॉल्व कर लिया, और दूसरा पार्ट हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.16। 3.16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने के सभी बच्चे। इसने हमें बोला है बेटा, दो वायर दिए हुए एल्यूमिनियम और कॉपर, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। ये भी बोला रेजिस्टेंस सेम है, और हमें दे दिया कि एल्यूमिनियम का बेटा रो क्या होता है आपको पता है बेटा, R इक्वल टू रो एल ए। ठीक है, रेजिस्टिविटी। और यहाँ पे कॉपर वाला रेजिस्टिविटी दे दिया, और एक दिया हुआ है इनकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी को भी हम जनरली रो से लिखते हैं, बट सिंस यहाँ पे दोनों बातें मिक्स है, इसलिए मैंने डेंसिटी को किससे लिख दिया? D से। तो ये एक्चुअल में क्या गिवन है बेटा जी? डेंसिटी। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वायर हल्का होगा, और जो वायर हल्का होगा वो ही जनरली हम यूज करते हैं अपनी लाइंस बेटा डालने में, वायरिंग की। ठीक है, तो यही बोला है इन्होंने, खुद ने भी बता दिया कौन सा होगा, हम फाइंड भी करते हैं वो। तो पहली बात तो ये समझो बेटा, हमें यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ उससे एक बात तो समझ में आती है। हम यहाँ लिख लेते हैं रो एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू R L डिवाइड बाई A एल्यूमिनियम। ठीक है, फॉर्मूला होता है रो का। अब समझते हैं बेटा, L दोनों की सेम है इसलिए मैंने L लिख दिया, R भी सेम है इसलिए R लिख दिया। एक का हमें पता नहीं क्या फर्क है, देख लेंगे अभी। और इसी तरह मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा रो, ठीक है, रो किसकी? कॉपर की, दैट इज इक्वल टू R L और एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर। अब यहां देखो बेटा, ये तो समझ गए। अब कुछ बातें और हमें चाहिए, L और A में रिलेशन, या L और A वगैरह को यहां से हटाना है। कैसे हटाएं? डेंसिटी की हेल्प से। आप सब बच्चों को पता है बेटा, डेंसिटी होता है, सिंस डेंसिटी हम जनरल वैल्यू निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे मास तो बेटा पता चल जाएगा हमें, वॉल्यूम को लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई बाई L। बस उठा के इसकी वैल्यू को, A की वैल्यू को यहां से रिप्लेस कर देंगे। बेटा आप समझ सकते हो, हम यहाँ से और क्या कर सकते हैं, देखो आप तो A की वैल्यू को रिप्लेस करो, तो A की वैल्यू यहां से आ जाएगी, A आ जाएगा M बाई एल डी। ठीक है, तो A की वैल्यू उठा के बेटा यहां पे पुट कर देंगे हम। चलिए, तो दोनों में पुट कर देंगे, तो रो एल्यूमिनियम जो आएगा वो बराबर आ जाएगा किसके? R L, और A की वैल्यू मैंने रख दी ये M L D एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी तरह रो कॉपर कितना आ जाएगा? रो कॉपर भी आ जाएगा R L स्क्वायर D कॉपर अपॉन M। अच्छा, ये M एल्यूमिनियम, ये M कॉपर। बेटा दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो 1/2 कर देंगे। तो हमें तो पता करना है कौन बेटा हेवी है कौन लाइट है, तो वो पता चल जाएगा। जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे, रो एल्यूमिनियम अपॉन रो कॉपर इक्वल टू R से R गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया। देखो जो जो बच रहा है वो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास एल्यूमिनियम, और इससे डिवाइड करूंगा तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू मास ऑफ कॉपर। अब हमें क्या चाहिए? मास का रेशियो चाहिए, तो कर लो यहां से देखो, तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम, दैट कम्स आउट टू बी, यहां से देखो रो एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ कॉपर, इसको उधर ले जाएंगे, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाई रो कॉपर मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा इनकी वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बेटा मैं इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूँ ना, ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ लिख रहा हूँ। तो मास ऑफ कॉपर
अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम जो आ गया वो आ जाएगा रो एल्यूमिनियम कितना है इसके बराबर, तो 2.63। बेटा 10 to the power -8 दोनों में है तो कट जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं वो। और डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9। अब आप डिवाइड बाय रो ऑफ कॉपर कितना है 1.72। देखो ये कट जाएगा 10 to the power -8 तो मैं नहीं लिख रहा। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7। तो बेटा क्लियरली दिख रहा है, इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ऊपर का फैक्टर बड़ा है। समझ रहे हो ना, ये जो फैक्टर है काफी बड़ा है इसके कंपेयर में, काफी नहीं फिर भी कुछ टाइम्स तो बड़ा है। सो दिस इंप्लाइज मास ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन मास ऑफ एल्यूमिनियम। हमसे यही पूछा था बेटा कि कौन लाइटर है, तो आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम वायर लाइटर होगा। और आपको और क्या पूछा है इसके पार्ट में, और पूछा जा रहा है Hence explain why aluminum wires are referred for overhead power cables। बेटा हमारे जहां भी आप देखते हो तो पावर केबल्स लगी होती है, तो ओवरहेड जो पावर केबल्स होती है हमारे पोल से लगी हुई, उनमें कॉपर क्यों यूज की, सॉरी एल्यूमिनियम क्यों यूज किया जाता है। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है इसका भी, आप ध्यान से देखें। बेटा यहाँ कोई वायर है, मान लो यदि ये हेवी है तो बेटा नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट करेगा mg। तो बेटा हेवी होने की वजह से वेट एक्ट करेगा, तो उस वेट की वजह से बेटा वो थोड़ी लाइट हो जाती है, मतलब थोड़ा बेटा नीचे की तरफ जाती है और जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होने लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, वो नीचे जाने की टेंडेंसी उनकी ज्यादा होती है वेट की वजह से उनके, तो इसलिए बेटा लाइटर प्रीफर किया जाता है। सिंपल लॉजिक है बेटा 11th क्लास के मैकेनिक्स का ना, mg नीचे लगेगा तो लाइट यूज करेंगे तो कम लगेगा। तो ये सिंपल हम बात बता देंगे। तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 3.15 एंड क्वेश्चन नंबर 3.16 का हमने सॉल्यूशन देखा। आपको समझ आया यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कमेंट करके मुझे बताएं, और कोई क्वेरी है तो वो भी मुझे बताएं, और यदि अच्छा नहीं लगा तो वो भी जरूर बताएं। थैंक्स।